भैया बहनों को नमस्कार, स्नेह। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी नियमित रूप से कर ही रहे होंगे। पिछले एक अध्याय में हमने बहुपद के संबंध में और जानकारी प्राप्त की है। किस प्रकार से बहुपदों में योग, घटाने की प्रक्रिया, गुणा और भाग की प्रक्रिया वो की जा सकती है, और बहुपदों का गुणनखंड किस प्रकार से किया जा सकता है। अब हम अपनी कक्षा 10वीं के दूसरे अध्याय यहाँ पर दो चरों के रैखिक समीकरण, इस विषय बिंदु पर अब हम ज्ञानार्जन प्राप्त करेंगे। तो दो चरों के रैखिक समीकरण में सर्वप्रथम समझना यह आवश्यक है कि समीकरण क्या होता है, हम समीकरण किसे कहते हैं। तो यहां पर समीकरण को समझने के लिए हमको यह जानना आवश्यक है कि जिसमें सामान्य तौर पर हमने कहा है कि बहुपद होता है जिसमें हम चर राशि का अचर राशि के साथ और गणितीय मूलभूत संक्रियाओं को जोड़कर लिखते हैं। और जैसे मैंने यहां पर लिखा 3x + 4, ये एक प्रकार का बहुपद है। मैंने लिखा 2x² - 7x + 3, ये एक प्रकार का बहुपद है। अब यदि मान लिया जाए इस बहुपद को हम समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो हम ये कहते हैं कि जब किसी बहुपद के दो पक्ष हो जिसमें बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो ऐसा, और इसके बाद कुछ हो सकता है इसके बाद शून्य लिखा जाए, ये भी हो सकता है इसके बाद 2x + 5 ये लिखा जाए, ये भी वह दो पक्ष, एक पक्ष ये दायां पक्ष कहलाता है और इधर का पक्ष बायां पक्ष कहलाता है। तो इस प्रकार से इसको हम एक समीकरण कह सकते हैं। तो समीकरण सामान्य तौर पर जिनमें दो पक्ष होते हैं और बीच में बराबर का चिन्ह लगा होता है, बाएं ओर के पक्ष को वाम पक्ष और दाहिने ओर के पक्ष को हम दाहिना पक्ष कहते हैं। तो ये इस प्रकार समीकरण हम लिखते हैं। अब जो हमको समीकरण प्राप्त करना है ये रैखिक समीकरण होना चाहिए। तो रैखिक समीकरण हम किसे कहते हैं कि यदि मान लिया जाए हमने किसी समीकरण में जो चर राशि प्रयुक्त किया है, चलिए यहां पर हम लिखते हैं, ऐसा मान लीजिए ऐसा हमने कुछ लिखा, तो हम जिस समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं वो है 3x + 4 पहले। तो इसमें जो चर राशि है वो है x, इसकी घात वो 1 है। और दूसरे समीकरण पर यदि हम ध्यान दें तो यहां पर जो चर राशि है वो है x और इसकी घात 2 है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी समीकरण में जो अधिकतम घात होता है, चर राशि के ऊपर अधिकतम घात होता है, उसे हम उस समीकरण का या उस बहुपद का और घात मानते हैं। इसलिए यहां पर इस दूसरे समीकरण में जो घात है वो है 2 और ऊपर वाले समीकरण में घात है 1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि चर राशि की घात 1 हो तो उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। अर्थात हमने ये जो पहला समीकरण लिखा है, ये पहला समीकरण वो 1 घात का है और इस कारण से इसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। तो ये हो गया रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण के बाईं ओर लिखा हुआ है दो चरों के, अर्थात जिसमें चर राशि कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो दो चरों का उपयोग करना पड़ेगा। तो अभी यहां पर मैंने जो लिखा हुआ है 3x + 4 = 0, इसमें केवल एक चर का प्रयोग किया गया है। ठीक इसी प्रकार से 2x² - 7x + 3 = 0 मैंने लिखा है। तो यहां पर भी जो चर राशि मैंने प्रयुक्त किया है वो भी एक चरी है। तो यहां पर हमें दो चरों का रैखिक समीकरण यदि लिखना हो तो मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं 2x + 3y = 7। यहां पर हम देखें तो जो चर राशि है x, उसकी भी घात 1 है,
चर राशि y, उसकी भी घात 1 है, इसलिए ये जो समीकरण है वो रैखिक समीकरण होगा। और इस रैखिक समीकरण के बाद हमने चर के बारे में बात किया है, तो इस समीकरण में एक चर है x और एक चर है y। इस प्रकार का यह दो चरीय रैखिक समीकरण होगा। तो रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो, ऐसे समीकरणों का हमको जो है इस अध्याय में और ज्ञान प्राप्त करना है। अब पिछली कक्षाओं में हमने समीकरण और कैसे समीकरण बनाते हैं इसके संबंध में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त किया होगा। षष्ठ, सप्तम, यहाँ तक कि मुझको ध्यान है कि चतुर्थ, पंचम में भी और इबारती प्रश्न में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न दिए जाते हैं जिसको हम बड़ी कक्षाओं में और समीकरणों की सहायता से और जो है हल करते हैं। तो समीकरण कैसे बनाते हैं इसकी चूंकि हम लोगों को यह विषय बिंदु बहुत डिटेल में पढ़ना है, इस कारण से हम जो है इसको समीकरण किस प्रकार से बनाते हैं इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं मीरा की आयु रामू की आयु से 5 अधिक है तथा दोनों की आयु का योग 25 है ना। तो इसके लिए हमें इस स्थिति के लिए समीकरण बनाइए। ये एक मैंने प्रश्न दिया। अब हम जो है अभी हम केवल इस उदाहरण का प्रयोग करते हुए केवल समीकरण किस प्रकार से बनाते हैं वो देखने वाले हैं। अब यहां पर मैं दो भिन्न भिन्न प्रकार से समीकरणों को प्रयुक्त कर सकता हूं। एक समीकरण हम एक चरीय बना सकते हैं जिसमें केवल x के रूप में हम जो है उस समीकरण को व्यक्त करेंगे। जैसे यहां पर मैंने मान लिया मीरा की आयु बराबर x वर्ष मान लेते हैं। अब यहां पर हम जो है अधिक उम्र किसकी है, मीरा की आयु है। तो यहां पर रामू की आयु हमको क्या लिखना पड़ेगा, रामू की आयु हमको x ऋण 5 वर्ष लेना पड़ेगा। तो या हम ऐसा कर सकते थे कि रामू की आयु को अगर x मानते हैं तो मीरा की आयु को x + 5 ये मानते हैं अपन। तो इस प्रकार से हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब जो कंडीशन है, परिस्थिति क्या कहता है, प्रश्नानुसार अब प्रश्न क्या कहता है कि दोनों की आयु का योग 25 है। तो मीरा की आयु कितनी है, x प्लस और रामू की आयु कितनी है, x - 5। इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलता है, अपने को 25 मिलता है। तो इस प्रकार से हम इसको अगर लिखें तो 2x - 5 = 25 हो जाएगा। और इसको अपन इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2x = 25 + 5, तो ये हो जाएगा 30। इस प्रकार से हम ये जो समीकरण है इस रूप में लिख सकते हैं, 2x = 30। या फिर हम समीकरण का वास्तव में जो रूप है वो यहीं पर अपने को प्राप्त हो जाता है, इस रूप में हम लिखेंगे। यदि
एक चलिए समीकरण का प्रयोग करें तो अब यदि मान लीजिए इसी प्रश्न को मैंने दो चलिए समीकरण के रूप में लिखना चाहा तो फिर अपन कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम सामान्य तौर पर जो मीरा की आयु है उसको तो मैंने x माना, रामू की आयु को मैं y वर्ष मान लेता हूं। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार जो दोनों की आयु का योग है वो 25 है, इसलिए x प्लस वाई इक्वल 25। ये जो है बहुत साधारण रूप में हमने और जो है इस कंडीशन के लिए, इस शर्त के लिए हमने यह समीकरण प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से हम कई प्रश्न के और समीकरण जो है वो बना सकते हैं। एक बात ध्यान रखना आवश्यक है कि जब तक हमको जो है किसी प्रश्न के लिए समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे ये यदि हमसे नहीं बनता है तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रश्न को हल कर पाना जो आगे आने वाले प्रश्नावली में होगा ये हल कर पाना ये कठिन होगा। इसलिए आप सभी जो है अभ्यास करें। कुछ भी प्रश्न अपन ले सकते हैं, कहीं से भी कोई प्रश्न उठा सकते हैं और उसके लिए हम लोग जो है समीकरण बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो समीकरण बनाने का अभ्यास हमारा जो है वो होना चाहिए। तो जब हम ऐसा कर पाएंगे तो हम जो है अपने आगे आने वाले प्रश्नावली के जो कुछ प्रश्न होंगे उसको अपन हल कर पाएंगे। अब मान लीजिए यहां पर मैंने एक और उदाहरण लिया। अब ये प्रश्न सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये बात की बात है। हम केवल समीकरण बनाना सीख रहे हैं। मान लीजिए कुछ मुर्गे और कुछ बकरियों के कुल पैरों की संख्या 200 है। उदाहरण ध्यान रखेंगे, कुछ मुर्गे व बकरियों के पैरों की कुल संख्या 200 है। अब यहां पर इसके लिए ये जो शर्त मैंने दिया हुआ है, ये जो मैंने एक उदाहरण लिखा है, इसके लिए अपने को और जो है समीकरण बनाना है। अब इसके लिए हम समीकरण कैसे बनाएंगे? तो यहां पर मुख्य तौर पे ध्यान देना है कि मान लिया जाए मुर्गों की संख्या x और बकरियों की संख्या y है। अब यहां पर अपने को सोचना है, मैं एक समीकरण, इसका जो समीकरण होगा वो कैसा होगा मैं बता दे रहा हूं। 2x प्लस 4y इक्वल 200। अब ये विचार करना होगा कि मैंने आखिर x के साथ 2 का मल्टीप्लाई किया है और y के साथ 4 का मल्टीप्लाई किया है, ऐसा क्यों? आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि यहाँ पर 3 और 5 इसका मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, या 1 और 2 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हमको पैरों की कुल संख्या मालूम है 200 है, तो यहाँ पर हमारे पास मुर्गों की संख्या कितनी है x, और जो मुर्गे होते हैं उनके 2 पैर होते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 का गुणा किया है। और बकरियों की संख्या कितनी है y, और एक एक बकरी के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो कुल पैरों की संख्या हो जाएगा 4y और मुर्गों के कुल पैरों की संख्या हो जाएगा 2x। तो दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 200 ये अपने को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम जो है वो समीकरण बनाएंगे। तो हमारा जो मुख्य हेतु है वह समीकरण कैसे बनाते हैं यह सीखना। ऐसे कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं आप। मान लीजिए
3 कुर्सी और 4 मेज का मूल्य 200 रुपए है। तो ठीक इसी प्रकार से इसके लिए भी आप समीकरण बना सकते हैं। मान लीजिए कुर्सी की संख्या को आपने ले लिया, कुर्सी की संख्या को हमने ले लिया x और मेज की जो संख्या है, मेज की संख्या को आपने ले लिया y। अब मान लीजिए 3 कुर्सी कहा है हमने, तो 3 कुर्सी का जो मूल्य होगा 3x इतना उसका मूल्य पड़ेगा, और 2 मेज का हो जाएगा 2y, और इन दोनों को जोड़ने से हमको कितना मिला 200 रुपए। इस प्रकार से समीकरण जो है हम बनाना सीखेंगे। जब हमसे समीकरण बन जाएगा तो समीकरण को हम लोग जो है फिर कुछ विधियां होती हैं, इन विधियों का उपयोग करते हुए हम समीकरण का हल जो है वो प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम किस प्रकार से समीकरण बनाना है यह हमको सीखना होगा। अब मान लीजिए हमने समीकरण बनाना सीख लिया। अब समीकरण को हल करना, हम समीकरण को किस प्रकार से हल करेंगे यह हमें समझना है। तो जो समीकरण है, इस समीकरण को हल करने के लिए कई प्रकार की विधियां हैं। इन विधियों का हम लोग जो है कैसे प्रयोग करेंगे इसको एक बार देखते हैं। इन समीकरणों में हम एक समीकरण लेते हैं, कोई छोटा सा मान लीजिए, ये मैंने एक समीकरण लिया। यहां पर हमको ध्यान रखना है कि x और y दोनों के जो मान हैं वो एक दूसरे पर निर्भर है। यह स्वेच्छ चर नहीं है, x और y जो है वह स्वेच्छ चर नहीं है, क्योंकि किसी भी एक के मान को बदलने पर दूसरा का जो मान होगा वह स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है समीकरण एक मैंने लिखा हुआ है, और इस समीकरण के आधार पर इसके मान को ध्यान दें। यदि तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने x को ट्रांसफर कर दिया तो y इक्वल हो जाता है 7 माइनस x। अब इस समीकरण को हम हल करने का प्रयास करते हैं। पहली जो विधि है वो है आलेखी विधि। और इस आलेखी विधि के लिए ग्राफ का होना आवश्यक होता है, किंतु ग्राफ के अभाव में हम सामान्य तौर पर ही और इसको इसी बोर्ड पर बनाने का अभ्यास करेंगे, और आप जो है अपने घरों में इसका अभ्यास अच्छे से ग्राफ की जो कॉपी होती है उसमें बनाएंगे, तो उसका जो चित्रण होगा वह व्यवस्थित तरीके से हो पाएगा। तो चलिए अब हम इस समीकरण को लेकर चलते हैं। क्या है? y इक्वल 7 माइनस x। अब यहां पर हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। यहां पर हमने लिखा x और ये y। अब यदि मैं x का मान 1 ले लेता हूं तो उसके सापेक्ष y का मान कितना हो जाएगा? 7 ऋण 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यदि मैं 2 ले लेता हूं तो ये 5 हो जाएगा। 3 ले लेता हूं तो ये 4 हो जाएगा, और 4 ले लेता हूं तो ये 3 हो जाएगा, और अगर हम इसको 5 ले लेते हैं तो इसका मान 2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि x के मान के बदलने पर y का मान स्वतः क्या होता जा रहा है? परिवर्तित होता जा रहा है। तो इसके लिए हम जो है आलेखी विधि से इसका प्रदर्शन किस प्रकार से करेंगे इसको देखते हैं। हमने ग्राफ को स्पष्ट तौर पे जाना है, समझा है, पहले भी हम करते रहे हैं। ये हो जाएगा x बाईं ओर x डैश, ये y और ये y डैश। हम जानते हैं ये जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु की दाहिनी ओर सभी x के मान धनात्मक
और मूल बिंदु से ऊपर की ओर y के सभी मान धनात्मक होते हैं, बाकी x का मान ऋणात्मक और इधर y का मान ऋणात्मक होता है। अब यहां पर जिन जिन बिंदुओं पर हमने ये मान प्राप्त किया है उन बिंदुओं को प्रदर्शन करना है। तो इसलिए ग्राफ में हमारे पास एक निश्चित दूरी पर एक एक बिंदु बना हुआ, जो एक छोटा छोटा डिब्बा बना होता है, हम उस मान को कर लेंगे, एक एक मान प्राप्त कर लेंगे और यहाँ पर ठीक उतनी ही दूरी पर, बराबर दूरी पर हम मान प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर इसमें अंकन कर देंगे 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार अंकन करने के पश्चात अब हम x का मान जब 1 है तो y का मान 6 होना चाहिए। x बराबर 1 के लिए y का मान कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। ये अब ये हो जाएगा 1 6। अब इसी प्रकार से x का मान जब 2 है तो y का मान 5 होना चाहिए। ये x का मान 2 और यहां पर ये y का मान 5। तो इस प्रकार से ये 2 5 को व्यक्त करेगा। इसी प्रकार से x के मान 3 लेने पर y का मान 4 होना चाहिए। तो x का ये मान 3 हो गया और ये y का मान 4 हो गया। ये दोनों जहां पर कटेंगे इस कटान बिंदु पर हम बिंदु बना लिए। ठीक इसी प्रकार से x का मान 4 होने पर इस पे 3 ले लेंगे, y का मान, x का मान 4 और ये y का मान 3 और x का मान जब 5 है तो y का मान 2। तो x का मान 5 है तो वैसी स्थिति में y का मान 2 है, लगभग कुछ इस प्रकार से। अब हमने जो मान दर्शाया है इसे हम स्केल की सहायता से और इसको मिला देंगे ऐसा। तो इस प्रकार से यह जो रेखा प्रदर्शित की गई है, यह रेखा किस समीकरण को व्यक्त कर रही है? x + y = 7 को व्यक्त करती है। तो यहां पर हमको ध्यान रखना है कि जो ये प्रदर्शन किया गया है, इस प्रदर्शन में जब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो 100% ये तय है कि जो रेखा खींचेगी वो एकदम सीधी होगी। आपको निश्चित रहना है कि ये प्रत्येक बिंदु उस रेखा पर अवश्य उपस्थित होंगे। क्योंकि मैंने यहां पर हाथ से खींचा हुआ है, इस तरह से कुछ रेखाएं तिरछी दिख सकती हैं, किंतु जब आप स्केल से बनाएंगे और निश्चित दूरी पर अंकन करेंगे तो आपका जो मान होगा वो व्यवस्थित दिखेगा और चित्र भी अच्छा भी बन पाएगा। तो इस प्रकार से हम आलेखी विधि से किसी भी और रेखा का या एक चरीय समीकरण के जो हल है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो किस प्रकार से हम किसी समीकरण को हल करते हैं यह हमने देखा। अब यही युगपत समीकरण है। यहां पर अब अगले स्टेप पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं युगपत समीकरण पर। तो युगपत मतलब 2 समीकरण। तो एक समीकरण के साथ एक और समीकरण को हमको लेकर हल करना है। तो यहां पर जैसे x + y = 7 ऐसा लिखा हुआ था, इसी प्रकार से यदि इसके बाजू में एक और समीकरण लिख लें x - y = 3, अगर ऐसा अपन लिख लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको ये जो 2 समीकरण मिले हैं, ये 2 समीकरण युगपत समीकरण कहलाएंगे। तो युगपत समीकरण के लिए ठीक इसी प्रकार से हमको अब जैसा कि ग्राफ मैंने ये पहले वाले के लिए प्राप्त किया था, उसी प्रकार से हम दूसरे वाले के लिए भी ग्राफ प्राप्त करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? x = 3 + y, ये दूसरे समीकरण को लेकर ये प्राप्त करेंगे। अब यहां पर x का मान जो है
यहां पर देखिए, अगर मैं y का मान 1 रखता हूं तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 रखने पर कितना हो जाएगा, 1 रखने पर ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 रखने पर कितना हो जाएगा, 5। और x का मान 3 रखने पर, इसका मान 6 हो जाएगा। और x का मान, y का मान 4 रखने पर, और इसका जो मान है वो 7 हो जाएगा। इस प्रकार से अब हम दूसरे के लिए भी देखते हैं। तो यहां पर x का मान 4 और y का मान 1, x का मान 4 और y का मान 1, ये इस प्रकार ये बिंदु यहां पर बनेगा। x का मान 5 और y का मान 2, x का मान 5 और y का मान 2, ये होगा। और x का मान 6 और y का मान 3, तो ये लगभग कुछ इस प्रकार से। और y का मान 4 और x का मान 7, तो ये हो जाएगा x बराबर 7 है और ये हो जाएगा 4। ये इस प्रकार हमको जो बिंदु प्राप्त हुआ है ये प्रदर्शित करेगा x माइनस y इक्वल 3। इस प्रकार आलेखी विधि से हमने क्या किया, x प्लस वाई इक्वल 7 और x माइनस वाई इक्वल 3, ये जो युगपत समीकरण मिला है, इस युगपत समीकरण को हमने आलेखी विधि से हल करने का प्रयास किया। और इन दोनों रेखाओं का जो कटान बिंदु होगा, ये कटान बिंदु ये कितना था, 2, 5, सॉरी कटान बिंदु है ये है 5, 2। तो इन दोनों का जो हल होगा, है ना, अद्वितीय हल होगा, क्योंकि ये दोनों एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये जो है एक दूसरे को 5, 2 पर इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। इसलिए इन दोनों समीकरणों का ये जो हल होगा वह आलेखी विधि से हल इस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे। ऐसे अन्य गणित को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार इस गणित को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। यहां पर इसी समीकरण को हम और भी अन्य कई विधियों से और जो है अभी बनाएंगे। तो सर्वप्रथम हम लोगों को यहां पर ग्राफ लेना है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर जो चित्रण हुआ है वह चित्रण व्यवस्थित अभी अपने को नहीं लग रहा है। तो जब अपन इसको व्यवस्थित बनाएंगे तो बिल्कुल स्वतः जो है इसका उत्तर जो है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश हमारे जो यहाँ पर दर्शाए गए बिंदु है उसमें यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो भी हम इस ग्राफ की सहायता से हमारा जो उत्तर होगा वह कितना होगा यह प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास इतना प्राप्त हुआ है। अगर हम चाहें तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन सीधा हमको खींचना है, इसी का ध्यान रखना है। इसलिए आप सभी भैया बहनों से आग्रह है कि आप जो है ग्राफ का उपयोग करें। जब ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे तो वहां पर जो छोटे छोटे डिब्बे बने होते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि ऐसे डिब्बे बने होते हैं, ऐसे डिब्बे बने होते हैं, और प्रत्येक डिब्बे के अंदर भी और अन्य छोटे छोटे डिब्बे बने होते हैं। तो हमारे पास यहां से यहां तक की दूरी 1 सेंटीमीटर ये निश्चित होती है, इसलिए हम यहाँ पर सीधा अंकन कर सकते हैं। तो हमारा जो चित्रण होगा वह व्यवस्थित बनेगा। तो मुझको लगता है कि आज के इस कालखंड में आप सभी भैया बहनों को आलेखी विधि और 2 चलीय रैखिक समीकरण कैसे होंगे और इनको हम किस प्रकार से हल करेंगे, इतनी जानकारी देना आज के इस कालखंड में पर्याप्त होगा। आप सभी भैया बहनों को नमस्कार, स्नेह, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस गणित के कालखंड में केवल इतना ही शेष अगले भाग में। सभी भैया बहनों को नमस्कार।